अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान नूर चौधरी और आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कॉर्नर। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं 2009 पाकिस्तान की तारीख का वो साल था जिसने पाकिस्तान के खेल के मैदानों को वीरान कर दिया। 2009 पाकिस्तान की तारीख का वो साल था जिसमें पाकिस्तान ने स्पोर्ट फिक्सिंग और टेररिज्म जैसे केसेस का सामना किया। उसी के बाद हम देखते हैं कि 2016 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान का एक कामयाब दौरा करती है और उसी के बाद हम अगर आज 2022 की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वनडे सीरीज खेलकर कामयाबी से रवाना होती है। इसी की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी एक अहम संग मील समझी जाती है। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदा अहमद तोकीर से जो इस वक्त शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं। जी अहमद, बताइएगा। जी नूर, बिल्कुल हालिया दिनों में क्रिकेट पाकिस्तान अरूज पर है, लोगों में इसका जोशो खरोश देखा जा सकता है। हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान में कामयाब रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारे क्रिकेट बोर्ड को इसका बहुत फ़ायदा हुआ और इससे हमारे मुल्क में मज़ीद क्रिकेट की बहाली होगी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो लोगों जो भी लोग हों उनमें, चाहे वो छोटे हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जो भी हों, उनमें इसका जोशो खरोश वाकई ही देखा जाता है और हर किसी में इसका जोशो खरोश बराबर होता है। अगर हम हमारे मौजूदा पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा की बात करें तो आप देखते होंगे कि उन्होंने निचली सतह पर डोमेस्टिक लेवल पर हमारी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। उन्होंने आम लोगों के लिए बहुत से अच्छे इकदाम किए हैं जिससे छोटे खिलाड़ियों को फ़ायदा हुआ है और आगे आने का मौका मिला है और जिससे वो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है सर आपका? तलहा। सर, आप क्या देखते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्रिकेट की क्या सूरत हाल है और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जितने भी सालों में जो आया दोबारा PCL मैचेस शुरू हुए हैं और इसके अलावा PCB के चेयरमैन ने जो इकदाम किए हैं तो एक अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है क्रिकेट का। और वैसे भी पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्रिकेट, तो ये उम्मीद है कि आगे मज़ीद। आपको क्या लगता है कि जो हमारे मौजूदा PCB चेयरमैन रमीज राजा हैं उन्होंने जो इकदाम किए हैं वो अच्छे हैं हमारे लिए क्रिकेट के लिए? बिल्कुल, जो उन्होंने न्यू एक्शन लिए हैं वो बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह उससे बहुत उम्मीद है हम लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि जो शायकीन क्रिकेट है उन्हें हमें बताया कि जो हमारे मौजूदा PCB चेयरमैन हैं उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत से इकदाम किए हैं जिससे हमारी निचले लेवल की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा हुआ है और जिससे वो हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी सर, आपने देखा कि हालिया चंद दिनों में हमारे मुल्क में जो क्रिकेट की सूरत हाल है वो बेहतर हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क में क्रिकेट की बहाली है। आपने जिस तरह देखा कि पिछले चंद हालिया महीनों में चंद बड़ी टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें शामिल थी। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे मुल्क का दौरा किया और उन्होंने 3 टेस्ट, 3 वनडे और T20 मैचेस खेले, जिनसे हमारे मुल्क की जो दूसरे ममालिक में नुमाइंदगी अच्छी हुई है और दूसरी टीमें अब ये समझने लग गई हैं कि हमारे मुल्क में अब क्रिकेट है जो वो बहाल हो गई और हमारे मुल्क में जो है क्रिकेट अब हो सकती है और हमारे मुल्क में कोई क्रिकेट के इश्यूज़ नहीं हैं। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट में हम मोहब्बत देख सकते हैं उनकी। हम क्रिकेट के हवाले से उनके अंदर जो मोहब्बत है वो हमें नज़र आ रही है, जिसकी वजह आज ये मैदान आबाद हुए हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में खेल मज़ीद बेहतर हो, खिलाड़ी तरक्की करें और इससे हमारे मुल्क को मज़ीद फ़ायदा होगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ मोहम्मद अहमद तोकीर, UCP TV लाहौर। इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने गेस्ट पैनल में दावत दी है चेयरमैन PCB कासिम खान। उन्हीं के साथ मौजूद है हमारे एक होनहार क्रिकेटर सुफियान अहमद और उन्हीं के साथ मौजूद हैं एक नामवर तज्जिया निगार अहमद तोकीर। शुरू करते हैं कासिम आपसे। कासिम, आप हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के पीछे कितनी स्ट्रगल थी और कितनी प्रॉब्लम्स थी एज अ चेयरमैन जो आपको और आपकी टीम को और पूरे बोर्ड को फेस करनी पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर बात की जाए स्ट्रगल की और देखा जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट को हम किस तरह लेकर आए हैं, तो जिस तरह आपने भी पहले बताया कि 2009 के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट लेकर आना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। बहुत मुश्किल था। सब जितने भी हमारे क्रिकेट बोर्ड्स थे उनके साथ बात करना ही इतना मुश्किल होता था कि वो हमें रिस्पॉन्ड ही इस तरह का करते थे कि जैसे हम लोग एक टेररिस्ट स्टेट हैं। ठीक है, हमारा इस तरह का इमेज पोर्ट्रे किया गया पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें हमें बहुत मतलब कि एक बिलो द बेल्ट हमें रख दिया गया। तो उसमें यही है कि अब हर बोर्ड से हमने बात की, उनको अपनी सिक्योरिटी को इस तरह का हमने उनके सामने पोर्ट्रे किया कि वी आर अ सिक्योर नेशन नाउ। और हमारे फैंस इस तरह के हैं कि हमें पता है वी आर क्रेजी अबाउट द क्रिकेट। तो इसमें हमें जाहिर है हमें बेबी स्टेप्स लेने पड़े, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं
कि आज 2000 सर, आपको क्या लगता है कि एज अ चेयरमैन आपने क्या अचीव किया है इस सारी जर्नी में? अचीवमेंट की बात की जाए तो जाहिर है कि अभी इट्स नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर मी। अभी सिर्फ एक साल के अंदर हमने देखा है कि हमारे मुल्क में साउथ अफ्रीका ने कामयाब दौरा किया, जी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कामयाब दौरा किया, और अभी रिसेंटली हमारे पास न्यूजीलैंड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि वो पाकिस्तान आएगी। और इसके ऊपर अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो पाकिस्तान विल बी होस्टिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन 2025, जो कि एक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, जिससे हमारे फैंस को भी एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा और हमारे प्लेयर्स को उनका माइंडसेट इस तरह का बन जाएगा कि उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अपने होम ग्राउंड में खेलने का क्या एडवांटेज मिल रहा है। इंशाल्लाह। सर सुफियान, बीइंग अ क्रिकेटर, जैसे कि आपने फील्ड में खेला अपने वक्त में, आप एक होनहार क्रिकेटर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि एक प्लेयर के लिए और उसकी परफॉर्मेंस के लिए जब वो अपने होम ग्राउंड में खेलता है तो उसको किस चीज़ का ज़्यादा फायदा होता है और उसके लिए क्या ज़्यादा प्रेफरेबल होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। लेकिन जो होम कंडीशंस होते हैं ना, उसका फायदा जब आप कंपेयर करते हो आउटसाइड द कंट्री जब आप खेलते हो, उससे आप कभी भी फेस नहीं कर सकते, क्योंकि होम कंडीशंस का फायदा सब फायदों के ऊपर भारी होता है। जब आप अपने होम ग्राउंड के सामने खेलते हो तो वो पैशन डिफरेंट होता है, वो अवाम का कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। जब आप आउट ऑफ कंट्री जाके खेलते हो, बेशक आपकी अवाम वहां पे होती है, लोग पाकिस्तान से बाहर मैच देखने जाते हैं, लेकिन वो चीज उस तरह से मैच नहीं कर सकती। एक सितारा, असल सितारा तब बनता है जब वो अपनी अवाम के सामने खेलता है। जब मोरल ऑडियंस अपनी को देख के, अपनी कौम को देख के, आपके वैसे ही मोरल काफी हाई होते हैं। सर, अगर बीइंग अ क्रिकेटर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जब अपने वक्त में खेला, जब आपके 2009 से पहले जब आप फील्ड में थे, तो आपने जब स्टेडियम में खेला तो आपकी ज्यादा परफॉर्मेंसेस अपने होम ग्राउंड में, तो आपको नहीं लगता कि 2009 के बाद हमने जिन केसेस का सामना किया, उसमें 2009 से आज तक हमारे पास जितने क्रिकेटर्स आए और जितने आज मौजूद हैं, वो इस तरह की चीज से बहुत ज्यादा महरूम रह गए हैं कि वो अपने होम ग्राउंड में इतना प्रॉपरली नहीं खेल सके एज कम्पेयर टू यू गाइज, जिस तरह आपके बैच ने खेला था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप अपने होम ग्राउंड में खेलते हो तो उसका एडवांटेज बहुत ही ज्यादा होता है। अब हम जितनी भी 2009 से पहले क्रिकेटर खेले, जितने भी 2009 से पहले है, आप इंजमामुल्लाह की बात करें, इमरान खान की बात करें, उन्होंने अपने होम ग्राउंड में खेला है। वो दूसरों को बता सकते हैं कि जब आप हमारे साथ खेलने आते थे तो हम आपको ये मेहमान नवाजी करते थे, ये हम नहीं बता सकते। हमारी जनरेशन ने ये बात बहुत मिस किया। बाबर आजम को देख लें, बाबर आजम ने क्रिकेट की 2016 में, 2016 में जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही वो होम ग्राउंड से स्टार्ट हुई। आप उसकी परफॉर्मेंसेज आप अभी भी देख सकते हैं, वो कितना ऊपर जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज कितनी इंपैक्टफुल है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अपने होम ग्राउंड में आप बेशक बाहर भी खेलें, हमारा होम ग्राउंड काफी देर यूएई रहा। यूएई हालांकि काफी पाकिस्तानियों की मेजोरिटी है वहां पे, लेकिन वो पाकिस्तान का होम ग्राउंड एज अ होम ग्राउंड नहीं शिफ्ट हो सकता, क्योंकि आपकी होम क्राउड नहीं होता सामने। तो ये बहुत मिल रही है। थैंक यू सर। सर अहमद तौकीर साहिब, आप हमें ये बताइएगा, जैसे आप एक हमारे नामवर तज्किया निगार हैं, हमेशा से हम आपको सुन रहे हैं, हमेशा से हम आपको देख रहे हैं, जैसा कि आपने भी देखा और हम सब ने देखा कि 3 के 3 पॉजिटिव जो मैचेस हैं बिल्कुल भी पॉजिटिव इंटेंट के में नहीं खेले गए, जबकि ये एक तारीखी दौरा था और पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की इस पे एक नजर थी, क्योंकि क्रिकेट वापस आ रहा था पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन सी वजूहात थी जो हम अपनी होम कंडीशंस सही से अप्लाई नहीं कर पाए और उस चीज का उस तरीके से फायदा नहीं उठा सके जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी? सबसे पहले नूर, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पर इस पर बात करने का मौका दिया। नूर, सबसे पहले तो आपने बात की कि हमने 3 टेस्ट खेले और हमने इस कॉन्फिडेंस से नहीं खेले कि हम उन्हें जीत सकते, विन कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं थे, हमारी पिचेस इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उस पर मैचेस को मजीद अच्छी तरह लेके जा सकते। जिस तरह आपने देखा कि अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम है, पाकिस्तान आई, तो उसके आने के बाद जो हमारी पिचेस थी वो हमने ज्यादातर जो थी वो स्पिन के लिए रखी, लेकिन हम उससे इतना फायदा नहीं उठा सके कि हम स्पिन को इतना यूज नहीं कर सके कि हम उससे मैच विन कर सकते। आपने देखा कि हमने जो 2 मैच हमारे पहले थे वो हमने ड्रॉ किए, उसके बाद 1 मैच हम हार गए। ठीक, उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे वो यॉक नहीं कर पा रहे थे, उनसे मतलब कि उन बॉलिंग में उन्हें जान लगानी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनसे। इसके पीछे क्या प्रैक्टिस नहीं थी या क्या मसला जो हमें फेस करना पड़ रहा? नहीं, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि इसके पीछे ये थी कि जो हमारी पिचेस थी वो बहुत स्लो थी। पिचेस स्लो होने से ये होता है कि जो बॉलर होता है उसे बॉल करने में जोर लगाना पड़ता है, उसे जो बॉल होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी, उसे वो बाउंस नहीं मिल रहा होता, वो यॉक नहीं मिल रहा होता, क्योंकि ये टेस्ट मैचेस होते हैं, इसमें ये लॉन्ग टर्म मैच होते हैं। तो इसके लिए जो पिचेस होनी चाहिए वो थोड़ी सी
तेज होनी चाहिए कि बॉलर को फायदा मिल सके, वो बैट्समैन को थोड़ा सा डी ट्रैक कर सके, जिससे जो मैचेस होंगे उनका भी नतीजा आएगा और मैच हैं वो जल्दी खत्म भी होंगे और पता चल सकेगा कौन विन है और कौन लूज कर रहा है। थैंक यू सर। सर कासिम, आप पे वापस आते हैं कि आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिक लेवल पर ऐसी कौन सी हमें चीजों को बेहतर किया जाए जिसकी वजह से हम अपनी टीम में आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को देखें, जैसे कि हमारी टीम में अभी बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी को हम देख रहे हैं, तो ऐसे कौन से डोमेस्टिक लेवल्स को हम इम्प्रूव करें? नहीं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। इस पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हमें अपने प्लेयर्स को फ्रीडम ऑफ माइंड देना पड़ेगा जी। उसमें ये है कि अगर एक प्लेयर अपने बिल्कुल एक लो लेवल से उठ के आता है, एक गांव का लड़का है और उसको बिल्कुल भी शहर का नहीं पता जी, तो उसको हमें पहले उसका माइंडसेट इस तरह का बनाना पड़ेगा कि उसको हम एक सेल्फ बिलीफ दें कि यू विल बी प्लेइंग द नेशनल टीम। फ्रीडम तो सबको चाहिए ना, हर फील्ड में आपको फ्रीडम तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अगर आप उसको एक बाउंड करके रखेंगे तो जाहिर है वो अपने टैलेंट को एक्सपोज नहीं कर पाएगा। जी जी। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को जितने भी डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहे हैं उसको अपने हम फर्स्ट क्लास को इतना एक्सपोज कर दें और इतना अच्छा बना दें कि हर प्लेयर कहे कि मैं जितवाऊंगा मैच। ठीक है, हमारी टीम जी हमारी टीम में 11 के 11 प्लेयर्स इस तरह के हों जो कि मैच जितवाने की सलाहियत रखते हो। तो मेरी नजर में सबसे बड़ा नजरिया ये है कि फ्रीडम ऑफ माइंड होना चाहिए प्लेयर्स के पास। सुफियान साहब, आप हमें ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जैसे हम आईसीसी ने कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हैं, आपको क्या लगता है कि एक प्लेयर के लिए कितना मुश्किल है बबल में खेलना? सबसे पहले मैं आपको बताऊं बबल होता क्या है। बबल बेसिकली एक एरिया है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप उस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते, आप बाहर की आवाम से मिल नहीं सकते, उनसे आपकी सारी इंटरेक्शन बंद कर दी जाती हैं। तो जब से कोविड आया है आईसीसी ने बबल डेवलप किया है ताकि जो बबल के अंदर के लोग हैं वो कोविड से बचे रहें। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप बाहर से बचे रहते हैं। इसलिए खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया है वो उनको साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया है। साइकोलॉजिकली जब वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं तो उनको बाहर भी नहीं जाया जाता, तो उसकी वजह से बहुत इफेक्ट होते हैं। जी, तो सर आपको नहीं लगता कि जैसे इंग्लैंड ने अपनी ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी हैं तो बाकी बॉर्डर्स को भी, जैसे हमारे केसेस काफी कम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको नहीं लगता कि बाकी बॉर्डर्स को भी ये रिस्ट्रिक्शंस और ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए अब? हाँ जी, इंग्लैंड की मैं बहुत तारीफ करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया, क्योंकि अब देखिए आप हर जगह पे केसेस नॉर्मेलिटी की तरफ आ रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने रिसेंटली मास्क का सिनेरियो खत्म कर दिया, अब यहाँ पे आप मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अब खिलाड़ियों के लिए फ्रीडम से खेलना तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक वो बबल में रहेंगे। वो बबल में रहेंगे, उनको प्रेशराइज किया जाएगा, वो बाउंड रहेंगे। जी बिल्कुल। जी सर, आप सर अहमद मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप एक तज्जिया निगार हैं और आपके तज्जिए बहुत वैलिड भी जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, महीनों में या कुछ सालों में आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किस जगह पे स्टैंड हुआ देखते हैं? नूर, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी टीम टॉप पर स्टैंड कर सकती है। उसके लिए उन्हें अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी, उन्हें दिखाना होगा कि वो नंबर 1 के लिए वाकई ही एक अच्छी टीम है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें जो हमारी मैनेजमेंट है उसे मजीद बेहतर करना होगा। हमें जो हमारी टीम सिलेक्शंस हैं, हमारे हेड कोच हैं, उन्हें प्लेयर को इस तरह गाइड करना होगा कि वो इस तरह खेलें कि उन्हें पता हो कि हमने सिर्फ जीतना है। तो इस तरह से ही हम जो टॉप की पोजीशंस हैं वो हासिल कर सकते हैं। और ये टॉप की पोजीशन हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो प्लेयर्स हैं, जो आपके बॉलर्स हैं, जो आपके बॉलिंग कोच हैं, जो आपके हेड कोच हैं, उन्हें आपके जो प्लेयर्स हैं उन्हें बताना होगा कि आपने बी कॉन्फिडेंट रहना है, आपने इस तरह की कोई। सर, आपको ये लगता है कि हमारी टीम जो है वो टॉप टीम्स की बराबरी कर सकती है, भला कुछ आने वाले सालों में हो, लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है या आप टीम के अंदर ये कॉन्फिडेंस देखते हैं? जी नूर, सबसे पहले आप ये देखें कि आपने ये बात की कि टॉप में हम आ सकते हैं कि नहीं। हम T20 मैचेस में नंबर 1 पे रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें हमारे प्लेयर्स का काफी बड़ा किरदार है। उन्होंने इस तरह खेला, हमारे बॉलर्स ने इस तरह खेला कि हम टॉप पर रहे। तो ये जो बात है ना कि हम टॉप पर आ सकते हैं, ये नहीं, हम टॉप पर आ सकते हैं, हम टॉप पर आए नहीं, टॉप पर रहे इंशाल्लाह। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो टीम सिलेक्शन है, उसने काम किया, जिसकी वजह से हम T20 में हमेशा नंबर 1 पर तो नहीं, लेकिन काफी देर जो पिछले चंद साल गुजरे हैं उसमें काफी बेहतरी रही है। उसमें अगर आप देखें तो बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, उनके जो ग्रेड्स हैं वो अप हुए, वो पहले नीचे थे, अब वो टॉप 10 बॉलर्स में आ रहे हैं। हमारे बैट्समैन भी इसी तरह है, जिस तरह बाबर आजम को अगर आप देखें तो वो नंबर 1 बैट्समैन है वनडे में। ठीक है, ये जब सारी चीजें मिलती हैं तो फिर आप एक जो कह सकते हैं कि जो टीम है वो नंबर 1 पर जा सकती है। जी,
सर कासिम, आप हमें बताइएगा, जैसे कि हम सब ने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हम मुसलसल नाकामियों का शिकार रहे, हमने कोई जीत देख ही नहीं पाए, हमें लग गया कि शायद वो बहुत ही बड़ी जीत है। और अगर हम स्टैट्स की भी बात करें तो पाकिस्तान किस किस से नहीं हारा, उन्होंने न्यूजीलैंड से हारा, इंग्लैंड से हारा, ऑस्ट्रेलिया से हारा। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन सी वजूहात थी? क्या टीम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, या किस तरह के मौजू हमारे बीच में चलने लग गए थे कि हम बिल्कुल ही ट्रैक से आउट हो गए? जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया आपने कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाके खेला, ठीक है, जिसकी जाहिर है कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अगर हाँ आपने जैसे बात की कि हम न्यूजीलैंड में हारे, ऑस्ट्रेलिया में हारे, इंग्लैंड से हारे, तो पाकिस्तान की लास्ट 70 ईयर्स की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमने कभी भी डोमिनेट नहीं किया इन कंट्रीज के अंदर जी। तो इसके पीछे मैं अपना मेन रीजन ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक तो वहाँ पे फ्री फ्लोट नहीं होके खेलता जी, वहाँ पे बहुत मतलब कि अपना माइंडसेट इस तरह का बनाते हैं, बहुत बाउंड होके खेलते हैं। और अगर इवन हम लोग कोई मैचेस एंड तक ले भी जाते हैं तो क्रंच मोमेंट्स पे हमेशा हम लोग कोलैप्स करते हैं जी। हमेशा मैं इस पॉलिसी के ऊपर चलता हूँ कि जो प्लेयर 7वें 8वें नंबर पे आके 38 रन कर रहा है, उसको 10 to 15 रन अपने उसके अंदर और ऐड करने होंगे। और इसके अंदर जैसे आपने अभी क्रंच मोमेंट की बात करी, अगर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ तो हमारी टीम हमेशा, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, हमारी टीम हमेशा क्रंच मोमेंट पे फंबल क्यों कर जाती है? इसके लिए जो सिंपल सा एक आंसर है वो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट जी। हम लोग इतना प्रेशर ले जाते हैं मैचेस का, हालांकि अगर ऑन द अदर साइड इंडिया को देखा जाए तो उनके ऊपर हमारे से ज्यादा प्रेशर होता है। बेशक वो हमें बहुत अच्छे एक मार्जिन से डोमिनेट कर रहे हैं, 13-0 इज अ वेरी गुड मार्जिन ओवर पाकिस्तान। तो लेकिन हम लोग हमेशा इसलिए फंबल करते हैं क्योंकि हम एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ नहीं खेलते, हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मैच एंड तक जाए, लेकिन आपने वर्ल्ड कप में देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह डोमिनेट किया इंडिया को और चारों खाने जीत किए माशाल्लाह पाकिस्तान ने। जी जी। तो सर सुफियान, जैसे कि आपको ये पता है कैचेस विन मैचेस, उस मोमेंट पे आकर, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जो हमारे मैच के होते हैं, उस मोमेंट पे आकर जब हम कैचेस ड्रॉप करते हैं तो उस सारे सिनेरियो का एक प्लेयर पे और खास तौर पे उसकी बॉडी लैंग्वेज पर क्या असर पड़ता है? कैचेस विन मैचेस, ये आपने फ्रेज बहुत दफा सुनी होगी क्योंकि ये फ्रेज हर मैच में तकरीबन यूज होती है। इसका रीजन ये है कि जब आप कैच छोड़ते हो तो सबसे ज्यादा बॉलर पे इफेक्ट होता है उसकी साइकोलॉजिकली। आपने भी रिसेंट वर्ल्ड कप में देखा, 2022-21 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का बहुत क्रूशियल मोमेंट चल रहा था। उस टाइम पाकिस्तान के जाने माने फास्ट बॉलर हसन अली ने कैच छोड़ दिया। अब उसका रिजल्ट ये है कि अगले तीन बॉलों में वो मैच खत्म हो गया। तो ये साइकोलॉजिकली, बॉडी प्रेशर, ये सब कुछ प्लेयर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है जी। अहमद तकीर साहब, आप हमें बताइएगा कि जैसे चेयरमैन साहब ने हमें कहा कि हमें डोमेस्टिक लेवल को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो एक तज्जिया निगार होने के नाते आपको क्या लगता है कि आप पीसीबी को या इस चेयरमैन को क्या मशवरा देंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको इम्प्रूव करना चाहिए जो कि हमारी नाकामी का बायस बन रही हैं? नूर, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क में डोमेस्टिक लेवल पर कौन सी क्रिकेट्स हो रही हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारी एक चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है, जिस हम डोमेस्टिक लेवल पर जो पीसीबी जिसे होल्ड कर रहा है, जो उनके अंडर है। उसके बाद हम देखें तो कायदे ट्रॉफी है जी। अगर मैं अपनी नजर से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और मैं इन्हें कोई मशवरा देना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारे ये जो कप हो रहे हैं जो पीसीबी के अंदर डोमेस्टिक लेवल पर, हमें वहां पर प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। अगर हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें आएंगे। जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आएंगे तो हमें एक ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे, ऐसे बॉलर्स मिलेंगे जिनसे हम आने वाले हमारे जो मैचेस हैं नेक्स्ट ईयर्स में, जो हमारी टीमें होंगी वो मजीद मजबूत होंगी, जिससे जो पीसीबी है उसे ये फायदा होगा कि उन्हें एक अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। जब उन्हें अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे तो जो हमारे कोच होंगे, जो हमारे हेड कोच होंगे, चीफ सेलेक्टर्स होंगे, उन्हें ये पता होगा कि हमें हमारी टीम को किस तरह लेके चलना है। और पीसीबी को ये पता होगा कि अगर हम नीचे से डोमेस्टिक लेवल से क्रिकेट को अच्छा करेंगे तो हमारे जो हेड कोच हैं, हमारे चीफ सेलेक्टर, उन्हें बहुत आसानी होगी, जिससे एक तो ये कि हमारी क्रिकेट इंप्रूव होगी, मजीद इंप्रूव होगी, और जो बाहर की टीमें हैं उन पर एक हमारा अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि वाकई ही इनके पास ऐसी प्लेयर्स हैं, ऐसी टीम्स हैं कि जिनके साथ खेलने में हमें मजा आएगा और इससे पीसीबी को बहुत फायदा होगा। जी सर कासिम, आप हमें ये बताइएगा कि जैसे T20 वर्ल्ड कप से थोड़ा अरसा पहले हम ये देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हमारे सामने आती है जिसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड स्टेप बैक करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इसकी कोई खास वजूहात आज तक सामने नहीं आ सकी कि उन्होंने स्टेप बैक क्यों किया था, तो आप इस पे क्या समझते हैं कि इस स्टेप बैक के पीछे कोई प्लानिंग थी या क्या मसला था?
नहीं, आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया नूर के। मैं तो सिंपल से वर्ड्स में यही कहूँगा कि भाग गए वो जी। फेस ही नहीं कर पाए पाकिस्तानी टीम को। इस तरह का उनका अप्रोच थी कि पाकिस्तानी टीम को हम इस तरह की कोशिश करें। ये आप समझ लें कि एक फ्लो चलता है। न्यूजीलैंड ने अपना टूर वे ऑफ कर दिया जी। उसके बाद ये रिएक्शन आना ही था इंग्लैंड की तरफ से। मेरी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात भी हुई तो उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था पाकिस्तान ना आने का। उन्होंने हमें ये अब आगे दे दिया कि 2022 में हम टूर करेंगे, लेकिन हमें क्या गारंटी देते हैं वो क्या वो 2022 में तो टूर सर करेंगे। इसमें आप आईपीएल का क्या रोल समझते हैं? नहीं, आईपीएल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इंडियन प्रीमियर लीग में यहाँ पे ऑन एयर बिल्कुल लाइव कहूंगा कि इंडियन प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा रोल है। प्लेयर्स ऑन द फेस नहीं बोलते, लेकिन हमें पता है कि अगर हम उनसे कहें कि आप आईपीएल खेलेंगे या फिर पाकिस्तान आएंगे तो वी ऑल नो द आंसर कि वो क्या उनका उसके अंदर होगा कि वो किधर खेलना पसंद करेंगे। जाहिर है वो फाइनेंशियल बहुत ऊपर है, एक ब्रांड है आईपीएल, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर आईसीसी को बहुत फंडिंग जाती है वहां से, तो जाहिर है हर प्लेयर आईपीएल को खेलना प्रेफर करता है। ये मैं सबसे बड़ी रीजन समझता हूँ उन दोनों के टीम्स को वे ऑफ करने का। जी। सुफियान साहब, आप ये बताइएगा, जैसे आप अपने वक्त के कप्तान रह चुके हैं हमारी टीम के और आपने माशाल्लाह बहुत ज्यादा सर्व किया है हमें, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम का इस वक्त हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर क्या इम्पैक्ट है? बाबर आजम, अब बाबर आजम सिर्फ एक नाम नहीं रह गया। बाबर आजम वो अल्फाज हैं जो हर पाकिस्तानी के लफ्ज पे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बाबर आजम सुनते ही आपके अंदर से कुछ दुआएं निकलती हैं उस इंसान के लिए जिसने पाकिस्तान को बहुत कुछ दे दिया है। बाबर आजम का डेब्यू 2016 में हुआ जब उसे कोई नहीं जानता था। अब आज अगर पाकिस्तान में आप कहीं भी मैच देखने चाहें तो आपको हर जगह बाबर बाबर के नारे चाहिए। आप इसका हिसाब लगाएं कि बाबर आजम को विराट कोहली जैसे प्लेयर से कंपैरिजन किया जा रहा है। इतने कम वक्त में उन्होंने इतना ज्यादा, विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और आप जितनी भी दुनिया से पूछेंगे बाबर आजम सबका फेवरेट प्लेयर है। जब मैं भी कभी ग्राउंड में जाऊंगा मैं बाबर आजम से ऐसे ही मिलता हूं जैसे दूसरे प्लेयर्स मुझसे मिला करते थे। यानी मेरे लिए अपनी तौर पे भी बहुत बड़ा फैन मोमेंट है। बाबर आजम इतना बड़ा नाम बन चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में हम अपनी टीम में कितने मजीद बाबर और कितने मजीद शहीन शाह अफरीदी देख सकेंगे? नूर, आप ये देखें कि टीम का हर खिलाड़ी, हर बॉलर, हर बैट्समैन ही टीम की जान होता है, ठीक है? तो ये कहना गलत ना होगा कि अगर हर खिलाड़ी, हर बॉलर, बैट्समैन दिलो जान से काम करे तो वो बाबर बन सकता है, वो शहीन शाह अफरीदी बन सकता है। अगर हम अभी जैसे हमारे साथी सुफियान अहमद साहब ने बताया कि अगर आप बाबर आजम की बात करें तो उसे पूरी दुनिया में विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि विराट कोहली इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है? अगर वो नंबर 1 बैट्समैन है तो हमारा दिल ये करता है कि यार हमारी तरफ से भी कोई ऐसा हो जो नंबर 1 पर आए, पाकिस्तान को प्राउड हो। तो अभी आपने देखा जैसे उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो नंबर 1 पर है। इंडिया में भी उनके चर्चे हैं, उन्हें लोग पसंद करते हैं, उनकी बैटिंग को पसंद करते हैं। चाहे इंडिया या पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया के लोग बाबर आजम की जो बैटिंग है उसे देखना पसंद करते हैं, उन्हें खेलता हुआ देखना पसंद करते हैं। और अगर आप ये बात करें कि हम अपनी क्रिकेट टीम को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, क्या हमें मजीद बाबर मिलेंगे, मजीद देखें जी जो हमारे बाबर आजम प्लेयर, उनके साथ हमारे मोहम्मद रिजवान हैं, वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, ठीक है? हमें उन्हें भी यही कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि जी आप भी बाबर आजम हैं, आप भी इस तरह खेलें। हमें किसी भी प्लेयर को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि आप नहीं खेल सकते, आप नहीं कर सकते। जी सर, आखिरी सवाल की तरफ हम जाते हैं कि हम अपने टैलेंट को क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? एक प्लेयर को डेब्यू मैच में कितना फ्रीडम होना चाहिए? पहले भी जैसे हमने फ्रीडम की बात की कि हर एक फील्ड में, हर एक प्लेयर को या हर एक प्रोफेशन में हर बंदे को फ्रीडम तो चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि एक डेब्यू मैच में कितना फ्रीडम होना चाहिए और किस तरीके से हम अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जिस तरह का मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें एक तो अपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक लेवल को बेहतर करने की जरूरत है। उसके अंदर ये है कि एक प्लेयर है जो कि अभी बिल्कुल अपना डेब्यू कर रहा है, उसको फ्रीडम ऑफ माइंड जाहिर है होना चाहिए और उसके पास ये नहीं होना चाहिए कि दैट ही हैज नथिंग टू लूज, ही हैज समथिंग टू लूज, बिकॉज अपना वो पहला मैच खेल रहा है, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल प्लेयर। बिल्कुल। तो जब वो पहले दिन अपना आगे डेब्यू करेगा तो जाहिर है ही मे गॉट आउट ऑन 0। तो लेकिन अगर आगे के मैचेस देखें, जाहिर है बाबर आजम 2009 से हमारे पास नहीं था, वो जाहिर है अपने स्टार्ट में उसको फेलियर सबको आते हैं। जी। तो अगर मैं इसके एक छोटे से सेंटेंस में इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूं, द बेटर द स्टेज द बेटर द रिजल्ट। हमें अपने स्टेज को इस तरह का इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा कि अगर कोई बॉलर हमें बॉलिंग करा रहा है
तो बैट्समैन नीड्स टू पुट प्रेशर ऑन द बॉलर। जी ठीक है, Thank you, तो sir. इसके अंदर हमें अपने फर्स्ट क्लास को बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी जी ताकि हम अपनी टीम को एक वर्ल्ड क्लास टीम देख जी। सकें। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम दुआ गो हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हमारे खेल और हमारे खिलाड़ी इसी तरह से तरक्की करते रहें। जी तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।